आपके अपने चैनल पे 10th क्लास का पूरा मैथ का कोर्स कराने के लिए आज से मैंने प्रयास स्टार्ट कर दिया है। आज हम तीसरी प्रश्नावली जो बहुपद है इसके बारे में चर्चा करेंगे और 3.1 और 3.2 को इसमें कंप्लीट करेंगे। मेरे सभी से निवेदन है कि जो भी आपके 10th के साथी हैं, आपके भाई हैं, आपके रिश्तेदार हैं या फिर जो भी हैं, उनके लिए अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। मेरा आपसे ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं यहाँ से आपको वही ज्ञान और उससे भी अच्छी नॉलेज दे पाऊं जो आप अभी तक ले रहे थे या लेते, लेकिन कोरोना महामारी के चलते नहीं ले पाए हो। तो दोस्तों ज्यादा बात नहीं करते हुए बस मेरा इतना ही है, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपनी यूनिट बहुपद पर। बहुपद पॉलिनोमियल बहुपद है क्या? बहुपद के बारे में हमें जानना है। तो बहुपद है जहां पे किसी चर की घात 2 या 2 से अधिक हो। क्या हो? 2 या 2 से अधिक। यदि कहीं पे किसी चर की घात 2 या 2 से अधिक है तो वो क्या होगा? वो वही बहुपद होगा। जैसे मैं बात करूं x² प्लस 3x प्लस 1, तो यहाँ पे x² की पावर कितनी है? घात कितनी है? 2 है। तो ये क्या है? बहुपद है। यदि मैं लिखूं x की पावर 5, मैं लिखूं x की पावर 5 2x³ प्लस x प्लस 9, तो ये भी क्या है? ये भी एक बहुपद है। बहुपद क्या है? तो इससे हम समझे बहुपद वो है जहां पे चर की घात 2 या 2 से अधिक हो। इस प्रश्नावली में हमें क्या पढ़ना है? दो चर वाले बहुपद। क्या पढ़ना है? दो चर वाले बहुपद। तो इस सबसे पहले हमने जाना कि बहुपद है क्या। बहुपद है जहां पर किसी चर की घात 2 या 2 से अधिक हो। तो स्टैंडर्ड बहुपद कौन सा हुआ? या फिर हमें इस यूनिट में पढ़ना है दो चर वाले बहुपद। मतलब क्या पढ़ना है? दो घात का बहुपद। तो दो घात का बहुपद क्या होगा? यहाँ पे x की पावर क्या हो? x² में हो। क्या हो? x² में, अर्थात x की घात कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2। जरूरी नहीं कि हर चर x ही माना जाए, y भी मान सकते हैं। y² प्लस 3y प्लस 2। तो ये भी क्या है? ये भी एक बहुपद है। और क्या है? द्विघातीय बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद है ये। या फिर मैं लिख सकता हूं t की पावर 2 प्लस 9t प्लस 7 यहाँ पे 2t। तो ये भी क्या है? एक स्टैंडर्ड बहुपद है। क्या है? स्टैंडर्ड बहुपद है। और जो कौन सा है? द्विघातीय बहुपद है ये। तो द्विघातीय बहुपद है तो किसी द्विघातीय बहुपद का तो कोई स्टैंडर्ड बहुपद भी तो होगा, कोई स्टैंडर्ड बहुपद भी तो होगा। तो स्टैंडर्ड बहुपद की बात करूं द्विघातीय, तो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। क्या है? ये एक स्टैंडर्ड बहुपद है। क्या है? ax² प्लस bx प्लस c एक स्टैंडर्ड बहुपद है। हमें इसी बहुपद से सभी बहुपदों की तुलना करनी होगी। अब मैं बात करूं ABC के लिए, तो a बराबर क्या है? तो a बराबर है x² का गुणांक। क्या है? x² का गुणांक। b बराबर क्या है? x का गुणांक। c बराबर क्या है? अचर पद। क्या है? अचर पद है। दोस्तों ax² प्लस bx प्लस c एक स्टैंडर्ड बहुपद है, एक स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण है। इसमें a बराबर क्या है? x² का गुणांक है, b बराबर क्या है? x का गुणांक है और c बराबर क्या है? अचर पद है। यदि मैं एक समीकरण लूं 3x² प्लस 2x प्लस 9, यदि एक स्टैंडर्ड बहुपद से हम इसकी तुलना करें, स्टैंडर्ड बहुपद से तुलना करें, तो क्या बोला मैंने? a बराबर क्या है? x² का गुणांक। तो यहाँ पे a बराबर x² का गुणांक है। तो यहाँ पे मैं a बराबर चेक करूं तो क्या होगा? x² का गुणांक, और जो क्या है? 3 है। मैं b की बात करूं तो b बराबर क्या है? x का गुणांक। x का गुणांक क्या है? 2 है। तो क्या लिख लिया? 2। c मतलब अचर पद, और अचर पद क्या है? 9। तो क्या हो गया? 9। दोस्तों आप ABC को ज्ञात करना तो जान चुके हो, ABC को ज्ञात करना तो जान ही चुके हो कि A, B और C किस प्रकार से याद करते हैं।
ये हमारा स्टैंडर्ड बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और क्या है, ये द्विघातीय बहुपद है। इसमें एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्या हुआ, द्विघातीय बहुपद हुआ। द्विघातीय बहुपद और द्विचर का बहुपद में क्या अंतर है। यदि द्विचर के बहुपद की मैं बात करूं तो बस जस्ट नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए, जहां पे दो चर हो x प्लस वाई बराबर 9, तो ये क्या है, द्विचर का है, एक चर x है और एक चर y है, एक चर x है और एक चर y है। हमें इनके बारे में ज्ञात नहीं करना है, हमें सिर्फ ज्ञात इसके बारे में करना है। हमें पढ़ना किसके बारे में, नॉलेज किसके बारे में लेनी है इस यूनिट में, हमें द्विघातीय बहुपद के बारे में, अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसे समीकरणों के बारे में। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड बहुपद है। ए बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी बराबर क्या है, एक्स का गुणांक है, सी बराबर क्या है, चर है, अचर पद है, क्या है, अचर पद है। एबीसी हमने याद करना सीख लिया है, तो चलो हमने यहां तक सीख लिया। अभी बात करें हम और क्या है इसके बारे में चर्चा करें। चलो मैंने यही समीकरण लिख रखा है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि कोई समीकरण हमें यदि दे रखा है तो उसका क्या है, एक तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का क्या योग, अर्थात मूलों का योग और मूलों का गुना, क्या मूलों का गुना और मूलों का योग। तो इसे किससे डिनोट करते हैं, मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए से, और गुणन को सी अपॉन ए से। सी क्या है, सी अचर है, क्या है, सी अचर है, क्या है, सी अचर है। दोस्तों यदि इस समीकरण को मैं सॉल्व करूं किसी भी विधि द्वारा, जो मैं विधियां आपको आगे बताऊंगा, उन विधियों द्वारा यदि मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मूलों का योग क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए आएगा, और जो मूलों का गुणन आएगा वो सी अपॉन ए आएगा। तो मूल क्या है, सबसे पहले तो हम ये जाने, मूल वो x के मान है, वो x के मान है, वो चर के मान है जिन पर समीकरण 0 देता है। अर्थात यदि मैं ऐसी वैल्यू रखूं, ऐसे मान रखूं जिनसे ये समीकरण क्या हो जाए, शून्य प्राप्त हो जाए इस समीकरण से, तो वो क्या होंगे, वो इसके मूल होंगे, क्या होंगे, इसके मूल होंगे, शून्यांक होंगे, क्या होंगे, शून्यांक होंगे। अर्थात शून्यांक का क्या है, शून्यांक वो मान है जिन्हें इस समीकरण में रखने पर क्या होगा, इस समीकरण से हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा, इस समीकरण से हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो वो क्या होंगे, मूल होंगे, शून्यांक होंगे, और इनको हम अल्फा और बीटा से निरूपित करते हैं। क्या करते हैं, इन्हें हम अल्फा और बीटा से निरूपित करते हैं। क्या है, क्या बताया मैंने आपको, शून्यांक वो हैं जिनका मान इस समीकरण में रखने पर हमें इस समीकरण से शून्य प्राप्त हो जाता है, 0 प्राप्त हो जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, शून्यांक कहते हैं, और इन्हें हम अल्फा और बीटा से निरूपित करते हैं। अब मेरे किसी इंटेलिजेंट दोस्त के भाई के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने 2 ही क्यों माने, 2 ही क्यों माने, क्या ऐसा होगा कि हमेशा 2 ही आएंगे। दोस्तों जब हम क्या बात कर रहे हैं, द्विघातीय बहुपद की बात कर रहे हैं, तो मूल कितने होंगे, शून्यांक कितने होंगे, हमेशा 2 होंगे। यदि मैं करता x ओनली एक ही पावर होती है x की, तो क्या होता, शून्यांक भी एक ही होता, क्या होता, शून्यांक एक ही होता। यदि मैं बात करता x की पावर 3 अर्थात त्रिघातीय बहुपद की, तो उसके मूल कितने होते, 3 होते। कितने होते दोस्तों, 3 मूल का होता वो। यदि 1 घात है तो 1 ही मूल होगा, 2 घात है तो 2 मूल होंगे, 3 घात है तो 3 मूल होंगे, 5 घात होंगी तो 5 मूल होंगे। ये हमें विशेष ध्यान रखना है, ये क्या हमें विशेष ध्यान रखना है कि शून्यांक सिर्फ उतने ही आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने, जितनी उस पर पावर है, घात है, उतने ही उसके मूल आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मैंने आपको अभी तक क्या बता दिया है, बहुपद है क्या।
बहुपद क्या है, उसे किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से देखते हैं, उसकी स्टैंडर्ड बहुपद क्या है, स्टैंडर्ड बहुपद से तुलना किस प्रकार से करते हैं, शून्यांक क्या है, शून्यांकों का योग क्या है, शून्यांकों का गुणनफल क्या है, -b/a c/a, शून्यांकों को अल्फा और बीटा से निरूपित करते हैं। द्विघातीय बहुपद में क्योंकि घात 2 है तो बहुपद में क्या होगा, मूल भी 2 आएंगे। अब मूलों को किस प्रकार से याद करते हैं, मूलों को किस प्रकार से याद करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करें। तो देखो, मूलों को याद करने के, शून्यांकों को याद करने के क्या है, शून्यांकों को याद करने के तरीके क्या है, शून्यांकों को याद करने के तरीके, करने के तरीकों में पहला तरीका है गुणनखंड। क्या है, गुणनखंड। क्या है, गुणनखंड विधि। क्या है, पहली गुणनखंड, दूसरी क्या है, पूर्ण वर्ग। क्या है, पूर्ण वर्ग। और तीसरी क्या है, श्रीधराचार्य। क्या है, श्रीधराचार्य विधि। पहली क्या है, गुणनखंड विधि, दूसरी क्या है, पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी क्या है, श्रीधराचार्य विधि। इन तीनों विधियों के द्वारा हम क्या है, शून्यांक ज्ञात करते हैं। कब कब कौन कौन सा तरीका काम में लेते हैं, ये तरीके हैं क्या, इनसे किस प्रकार से हम शून्यांक ज्ञात करते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यदि हमें दे रखा है 4x² + 4x, क्या पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 4x² + 4x + 11। क्या दे रखा है, 4x² प्लस माइनस दे रखा है 4x² - 4x + 11। हमें ये एक क्वेश्चन दे रखा है। अब क्या है, सबसे पहले जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, सबसे पहली चीज कि क्या है, मैं इसमें काम में लूंगा कौन सा, गुणनखंड विधि। कौन सी काम में लूंगा, गुणनखंड विधि काम में लूंगा, और गुणनखंड विधि आपको सिखाऊंगा। क्या दे रखा है, इसकी मैं तुलना करूंगा किससे, ax² + bx + c से। ax² + bx + c क्या है, एक स्टैंडर्ड बहुपद है। यहाँ पे a बराबर b बराबर और c बराबर की बात करें तो a बराबर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, b बराबर क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, c बराबर क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। क्या आ रहा है, c बराबर +1 आ रहा है। ax² + bx + c से जब मैंने इसकी तुलना की तो क्या आ गया, a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1 आ गया। अब मैं इस गुणनखंड की तुलना इससे कर रहा हूं, तो मैंने बताया हमेशा क्या करना है हमें, इससे हमने तुलना कर ली इसकी, तो क्या है, एक तो शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। हम इन दोनों के बारे में भी इसी में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, इसी में हम चर्चा करेंगे। अभी मैं बात करता हूँ गुणनखंडों की। क्या है, गुणनखंड विधि के द्वारा किस प्रकार से हमें करना है। तो हमें क्या करना है, a गुना c, अर्थात क्या है, ac का गुणनफल क्या करना है, हमें b के बराबर लेके आना है। इसके लिए हमें a और c का गुणनफल अर्थात 4 एकम 4, हमें क्या है, 4 गुणन लेके आना है। किसका, a और c का गुणन क्या होगा, 4 गुना 1, और b बराबर क्या है, -4 है। तो इज इट पॉसिबल कि मैं a और c को गुना करूं और 4 लेके आ जाऊं। क्या है, a और c को गुना करूं और 4 लेके आ जाऊं। तो इसके लिए मुझे ऐसे ही टुकड़े करने पड़ेंगे इसके। तो क्या है, +4 आ रहा है, यहाँ पे -4 आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, यदि मैं -2 को -2 में ऐड करूं, -2 को -2 में ऐड करूं तो 4 आ जाएगा, और दोनों को -2 गुना -2 करूं तो क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक बार फिर से समझाता हूं मैं आपको। यदि मैं क्या कर रहा हूं, AC का गुणनफल मुझे किसके, B के बराबर लेके आना है। AC क्या है, 4 गुना 1, और B क्या है, -4।
यदि मैं इसके टुकड़े कर लूँ -2 गुना -2 और इधर कर लूँ -2 और -2, -2 में जब मैं -2 जोड़ूंगा तो माइनस के 4 आ जाएंगे और -2 को जब मैं -2 से गुना करूंगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। और यही क्या है, ये गुणनखंड विधि है। इसे किस प्रकार से हमें, जब हमने गुणनखंड कर लिया हमारी समझ में आ गया तो मैं इस चीज को किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको लिखने का क्या तरीका होगा। मेरे पास 4x², अभी माइनस का 4x है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ -2x प्लस 1। हमें समझ में आ गया कि हमने क्या किया है, AC को B के बराबर लेके आए हैं। क्या है, AC को B के बराबर लेके आए हैं। 4x² -2x प्लस 1। अब क्या करूंगा मैं, इन दो टुकड़ों में से बांट लूंगा। इसमें से क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 2x माइनस 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 2x माइनस 1 बच जाएगा। इसमें से -1 कॉमन ले लूंगा तो क्या जाएगा, 2x माइनस 1। आप बोलोगे सर ये तो प्लस में है, क्या है सर, ये तो प्लस में है, लेकिन जब मैं माइनस कॉमन ले चुका हूँ तो इस माइनस को अंदर भेजूंगा तो क्या होगा, ये तो 2x तो हो जाएगा माइनस का और ये -1 हो जाएगा प्लस का। तो क्या जाएगा, 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1। अब 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 तो क्या है, अब मैं इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लूंगा। क्या करूंगा, इन दोनों को मैं अलग अलग 0 के बराबर कर लूंगा। जब मैं इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करूंगा तो क्या आएगा, 2x माइनस 1 बराबर 0। सेम है तो एक ही बार कर लेते हैं। 2x माइनस 1 बराबर 0। अब -1 को इधर लेके आऊंगा तो क्या आएगा, 2x बराबर प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पे पक्षांतरण हो रहा है और पक्षांतरण हुआ है, किसी चीज की पोजीशन चेंज हुई है तो एनर्जी खर्च होती है, तो ये -1 एनर्जी इसकी खर्च हो जाएगी। तो -1 खर्च होगी क्या है, या फिर ये टोल दे के जाएगा, इधर टोल टैक्स है तो ये क्या है, 1 माइनस का टोल में दे देगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। और इसी को मैं आगे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x बराबर 1/2। तो भाई क्या है, x बराबर 1/2। तो इसके शून्यांक क्या होंगे, जब ये 1/2 आया है तो वो भी क्या आएगा, 1/2 1/2 इस समीकरण के दो शून्यांक होंगे। क्या होंगे, 1/2 इसके दो शून्यांक होंगे। अभी तक हमने ये चीज जान ली कि समीकरण गुणनखंड के द्वारा किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आगे की बात करूं मैं, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्या दे रखा था, 4x² माइनस 4x प्लस 1 दे रखा था। इसकी हमें किससे तुलना करनी है, एक स्टैंडर्ड समीकरण से, ax² प्लस bx प्लस c से। जब हमने समीकरण की तुलना इससे की तो a बराबर 4 आ गया। क्या आ गया, a बराबर 4 आ गया, b बराबर -4 आ गया, c बराबर प्लस का 1 आ गया। तो हमें जब शून्यांक ज्ञात करने हैं तो बराबर में हमने 0 ले लिया, शून्य ले लिया। इसके बाद में क्या है, हमें इस 4 के ऐसे टुकड़े करने थे -4 के कि गुना करने पे तो क्या है, ac और a गुना c क्या है, 4 है। तो -4 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, गुना करने पर 4 आए और जोड़ने घटाने पे माइनस का 4 आए, तो -2 गुना -2, -2 और -2 को जोड़ने तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमने क्या किया, इसके दो टुकड़ों में सेम चीज कॉमन ले ली। यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा था तो 2x माइनस 1, यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 1, दोनों कोष्टक एक जैसे आ गए, कॉमन ले लिया तो इनको भी हमने एक कोष्टक में। हमने देखा दोनों समान है अर्थात मूल समान होंगे, अर्थात शून्यांक समान होंगे। तो क्या है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, तो 2x इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि -1 इधर आ गया। तो x बराबर क्या आ गया, 1/2। जहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, तो मैं इसे रब कर रहा हूं। अब बात करें शून्यांकों के योग और शून्यांकों के गुणनफल की। शून्यांकों के योग, तो भाई शून्यांकों के योग की बात करूं तो क्या आएगा, 1/2 प्लस का 1/2 और प्लस का 1/2। तो क्या आ गया, 1/2 और 1/2 क्या आ गया, आधे में आधा जोड़ा तो क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसी चीज को मैं क्या देखूं, शून्यांकों को योग क्या लिखाया था, माइनस b/a। क्या लिखाया था मैंने आपको, -b/a भी तो लिखाया। तो संबंध की जांच करूंगा तो क्या लिखूंगा, दूसरे से -b/a योग के लिए लिख रहा हूं। तो माइनस कितना है, माइनस और माइनस b क्या है, -4 और a क्या है, प्लस का 4। तो भाई क्या आ गया, 4/4। तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो दोनों तरफ से हमारा समान आया है।
हमारा आंसर समान आया। यहाँ से भी 1/2 1/2 1 हुआ है, यहाँ से भी क्या है -b/a माइनस ऑफ द -4/4, तो क्या आ गया 4/4 इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे संबंध की जांच हो गई कि शून्यांकों का योग हमारा सही आया है। इसी तरीका से मैं शून्यांकों के गुणनफल की बात करूं, इसी तरीके से मैं शून्यांकों के गुणनफल की बात करूं, गुणन की जब मैं बात करूंगा तो क्या होता है c/a, या फिर क्या होता है c/a, c कितना दे रखा है 1 दे रखा है और a कितना दे रखा है 4, तो 4/1 बनाना चाहिए। और हमारा इससे क्या आ रहा है, जो हमारे पास 1/2 गुना 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/4। तो योग की हमने कर ली, गुणन की भी कर ली। गुणन क्या आ रहा है c/a है, c क्या है 1 है, a कितना है 4 है, और जो हमारे मूल आए 1/2 1/2, इन दोनों को भी गुना करने में क्या आ रहा है 1/4। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि दो समीकरण, जो कोई हमें समीकरण दे रखा है उसके शून्यांक किस प्रकार से हम गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा जब हमने शून्यांक ज्ञात कर लिए, तो शून्यांक ज्ञात करने के बाद हमें क्या करना है, शून्यांक जो हमें प्राप्त हो गए उनका योग और गुणनफल भी देखना है, गुणनफल भी देखना है। शून्यांकों का योग क्या होता है -b/a, क्या होता है योग कितना है -b/a, और गुणन कितना है c/a। तो हमने -b/a और c/a से भी तुलना की, तो भी हमारा क्या है सेम आंसर आ रहा था, जो शून्यांकों को गुणा करने और योग करने पे आ रहा है। तो हम अब क्या सीखे, अभी तक हमने देखा कि गुणनखंड विधि से इस प्रकार से हम शून्यांक ज्ञात करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलता हूं मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, x² माइनस क्या रखा है x² माइनस √3 प्लस 1x प्लस √3। ये सभी क्वेश्चन क्या है 3.1 के क्वेश्चन है, क्या है 3.1 के ये सभी क्वेश्चन है। अब क्या आ रहा है इसमें, यदि मैं बात करूं x² माइनस √3 प्लस 1x प्लस 3, अब मुझे इसके शून्यांक याद करने हैं। तो मैंने क्या बताया, शून्यांक वो मान है, क्या है शून्यांक वो मान है जिससे समीकरण से हमें शून्य प्राप्त हो जाए। अब मैं इसकी तुलना किससे करूंगा, ax² प्लस bx प्लस c से, इससे करूंगा ax² प्लस bx प्लस c से। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a बराबर b बराबर और c बराबर। a बराबर कितना आ गया मेरा 1 आ गया, b बराबर कितना आ गया -√3 प्लस 1, और ये कोष्टक में। c बराबर क्या आ गया, एक बार फिर से लिख लेता हूँ -√3 प्लस 1 आ गया। c बराबर कितना आ गया √3 आ गया। यहाँ तक हमने एबीसी के मान लिख लिए, देख लिए। ax² प्लस bx प्लस c एक स्टैंडर्ड बहुपद से, द्विघातीय बहुपद से हमने इसकी तुलना कर ली। इसको भी मैं 0 के बराबर कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, ac का गुणनफल मुझे जोड़ने घटाने में b के बराबर आना चाहिए। a बराबर 1 है, c बराबर √3 है, और यहाँ पे क्या है b बराबर क्या है √3 प्लस 1। तो ये चीज मुझे समझ में आ रही है, ये चीज मुझे अच्छे से समझ में आ रही है। यदि मैं क्या करूं कि a को c से गुना कर रहा हूं, तो ये तो √3 आना है, √3 आ गया, अर्थात क्या है a को c से मैंने गुना किया तो क्या आ गया √3। लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस है, यहाँ पे माइनस कोष्टक √3 प्लस बनाना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस के √3 और माइनस का 1 ले लूं, और इसमें से मैं जब माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या आ जाएगा √3 प्लस 1, और इन्हीं को दोनों को मुझे गुना करना है, इन दोनों को मुझे योग करना है, अर्थात मुझे पता लग गया कि मुझे क्या लेना है। अब मैं समीकरण को किस प्रकार से लिख सकता हूँ, ax² माइनस √3x माइनस x प्लस √3 बराबर 0। क्या लिखना है, x² माइनस √3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में से और इन दोनों में से मुझे क्या है कॉमन लेना है। तो मैंने ये और ये क्यों नहीं लिए, मैं इसमें से x कॉमन लेकर क्या आता है x माइनस √3,
इसमें से मैं क्या लेता, कोई चीज -1 कॉमन लेता तो x माइनस रूट 3। आप चाहो तो इस प्रकार से भी हम ले सकते हैं। मैंने ये लिया x कॉमन लिया, x माइनस रूट 3, इसमें से क्या -1 कॉमन लिया, x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। मैंने x कॉमन ले रखा है तो इसमें से दोनों समीकरण दोनों ही एक समान है, तो x माइनस रूट 3, दूसरा क्या आ गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या है, दोनों कोष्टक अलग अलग, दोनों मल्टीप्लाई में, दोनों को अलग अलग में 0 के बराबर कर लूं। x माइनस रूट 3 बराबर 0 क्या आ गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, ये रूट 3 तो टैक्स देगा तो कितना आ गया, x बराबर रूट 3। यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। हमारे पास x के दो मान आ गए, अर्थात दो हमारे पास शून्यांक प्राप्त हो गए। क्या आ गए, दो शून्यांक प्राप्त हो गए, तो दोनों शून्यांकों का योग और गुणन की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, शून्यांकों के योग और गुणन की। तो मैं शून्यांकों के योग की बात करूं, शून्यांकों के योग की बात करूं तो रूट 3 प्लस 1 क्या हुआ, शून्यांक क्या है, एक है रूट 3 और दूसरा क्या है 1, तो ये इसका योग होगा। हम बात करें क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, क्या होता है, माइनस ऑफ द बी अपॉन ए। तो क्या दे रखा है, माइनस का चिन्ह लूंगा मैं माइनस, और यहाँ पे क्या दे रखा है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी क्या आएगा रूट 3 प्लस 1 आएगा। शून्यांकों के गुणन की बात करूं मैं, क्या होता है सी अपॉन ए, सी क्या दे रखा है रूट 3, ये क्या है 1, तो क्या आ गया रूट 3। और इससे भी मैं बात करूं गुणन की बात करूं तो रूट 3 को मुझे 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो क्या है रूट 3। इस प्रकार से हमने क्या है, गुणनखंड विधि आई थिंक आप सबको समझ में आ गई होगी। गुणनखंड विधि सबको समझ में आ गई होगी। गुणनखंड विधि बहुत आसान विधि है, इससे आसानी से हम कर लेते हैं। दूसरी बात, हमने शून्यांकों का योग और गुणन की भी सत्यता की जांच कर ली, किस प्रकार से हम गुणन याद कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या जाना, स्टैंडर्ड बहुपद है क्या, बहुपद है क्या, सबसे पहले बहुपद क्या है, द्विघातीय बहुपद क्या है, स्टैंडर्ड द्विघातीय बहुपद क्या है, किस प्रकार से हम ABC की तुलना करते हैं, शून्यांक क्या होते हैं, किस प्रकार से हम उन्हें निकाल सकते हैं, कितनी विधियां हैं उन्हें निकालने की। आज हमने कौन सी विधि पढ़ी, गुणनखंड विधि पढ़ी। शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, ये क्या है, ये सिर्फ मैं अल्फा और बीटा में बोल सकता हूँ, ये है अल्फा और ये क्या है बीटा। शून्यांकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और ये गुणन क्या होगा अल्फा बीटा। शून्यांकों का योग क्या है, गुणनफल क्या है, शून्यांकों की सत्यता की जांच। हमने 3.1 के काफी 2 क्वेश्चन किए हैं, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगा कि कितनी जल्दी क्लासें और भी आती हैं और मैं कितना टाइम इस चीज़ के लिए दे पाता हूँ। दोस्तों, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।